फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चमोली के जोशीमठ में ओली रोड स्थित आर्मी कैंप के स्टोर में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के कारण लपटें तेजी से फैल रही थीं। सेना की फायर ब्रिगेड और जवानों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। सेना के जवान आग बुझाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। तेज हवाओं की वजह से जो है ये लपटें और तेज होती जा रही हैं। जोशीमठ आर्मी कैंप में भीषण आग की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्मी के जवान और दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद और आग पर काबू पाने की कोशिश। तो जोशीमठ आर्मी कैंप की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आग की लपटें निकलती हुई भीषण आग यहां पर लगी हुई है। सेना की जवान जो है आग बुझाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में लंबा इंतजार खत्म हुआ और चमोली जिले की नीति घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और चीन सीमा के पास बसी नीति घाटी से बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जो पर्यटक और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए खास उत्साह लेकर आई हैं। 1 जनवरी से चमोली में मौसम बंद और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और जिससे पर्यटन स्थल जैसे ओली और आइजन टॉप सुने पड़े थे। इस वर्ष देर बर्फबारी होने से जो है बारिश न होने के कारण मौसम शुष्क रहा और जंगली जानवर भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। पर्यटन व्यवसायी अब नीति घाटी की बर्फबारी से उम्मीद जगा रहे हैं कि राज्य के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी जल्द बर्फबारी शुरू होगी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप कार्यालय में सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए बनाए जा रहे बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की और बैठक में परियोजनाओं के महाप्रबंधक ने बताया कि 2 टनल निर्माण कार्य अब तक 85% पूरे हो चुके हैं और इसके साथ ही पानी के डायवर्जन के लिए 2 कॉफर डैम का काम भी शुरू कर दिया गया। महाप्रबंधक ने कहा कि 2026 तक जो टनल निर्माण सहित कृत्रिम डैम बनकर तैयार हो जाएंगे और अगली बरसात में नदी का पानी टनल के माध्यम से डाइवर्ट किया जाएगा और इसके पश्चात स्थायी डैम का निर्माण शुरू होगा और योजना जो है जून 2019 तक जो है 10 किलोमीटर लंबे और 150 मीटर ऊंचे जमरानी डैम का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। जमरानी जो डैम का काम चल रहा है, आप जानते हैं कि कुमाऊं की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, जिसमें हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के हिस्से के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से में इरिगेशन का काम होगा। तो इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले तो डाइवर्जन जो टनल है उसको बनना है। उसके बाद इसमें 2 कॉफर डैम बनेंगे, एक तो ऊपर की तरफ बनेगा और एक डाउनस्ट्रीम में बनेगा, ये वाला काम है। उसके बाद रिवर बेड पे काम होंगे और डैम के एक्सकेवेशन का काम होगा और मौके पर एक डैम बन जाएगा। उसके बाद जो आपका इरिगेशन सिस्टम हल्द्वानी के अंदर है, जो पुरानी नहरें हैं, इसमें गौला पार का भी है और गौलावार का भी है। तो गौला पार में तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन देहरादून में 9वीं गढ़वाल राइफल का 66वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ में गरिमा और देशभक्ति के साथ मनाया गया। नूरानांग बटालियन और फाइटिंग फोर्थ जसवंत बाबा की बटालियन के नाम से प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक यूनिट के स्थापना दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई है, जहां वर्ष 1959 से 2025 तक शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बटालियन के गौरवशाली इतिहास, शहीदों की कुर्बानियों, नैतिक मूल्यों, सामाजिक कुरीतियों और पलायन जैसी चुनौतियों पर भी अपने विचार रखे।
धन्यवाद करता हूं अपने पत्रकार बंधुओं का। मैं नोबल नाइन गढ़वाल का अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के नाते मेरी पलटन का आज जो है 62वां स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया है। हम लोगों ने सारे हमारे सैनिक, हमारे समस्त महिलाएं, हमारी वार विडोज महिलाएं और समस्त सैनिकों ने इसमें शिरकत से भाग लिया है और हम बहुत बड़ा जो है एहसान समझते हैं। दरअसल में मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये कहना चाहूंगा कि ये गढ़वाल राइफल्स की आज की डेट में 24 बटालियन है, तो उसमें से हमारी पलटन जो है 9 गढ़वाल राइफल्स, ये 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर अभी तक बटालियन को अभी 62 साल हो, आज 62वां स्थापना दिवस है। तो जितने भी हम, वैसे तो हमारे पलटन में जिन्होंने हमारे साथ नौकरी की है, जिन साथियों ने, वो अलग अलग स्थानों पर जाकर के अपना बैठ चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर 10 शेल्टर बनाने का निर्णय लिया है, जो आपातकालीन स्थितियों में श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था प्रदान करेंगे। ये शेल्टर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए बनाए जाएंगे, जिसके लिए 39 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। और वहीं शेल्टरों के संचालन के लिए एक नियम आएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शेल्टरों का उपयोग पूरे साल भर हो सके और आसपास के लोगों को जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करने में कोई परेशानी न हो। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग चारधाम यात्रा मार्ग पर लगभग 10 शेल्टर बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है हमारी। उसमें हमने टेंडर कर लिया है, फर्म का चयन कर लिया है हमने। वो फर्म डीपीआर बनाएगी, फिजिबिलिटी देखेगी, कहाँ कितनी आवश्यकता है, टूरिस्ट का फ्लो देखेगी, या आपदा की दृष्टि से जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ विस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है, या जहाँ ज़्यादा रास्ता बंद होता है, कभी लोगों को अकस्मात रुकना पड़ता है, तो उन स्थानों को चयनित किया जा रहा है। ये जनपद चारधाम यात्रा रूट पे ज्यादातर शेल्टर बनाए जाएंगे। पर जनपदों के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है इस क्रम में, और जहाँ जहाँ जमीन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसको हम देखेंगे कि जियोलॉजिकल दृष्टि से, भूगर्भीय दृष्टि से जमीन कितनी उपयुक्त है और आपदा का खतरा कितना है उस जमीन पे है, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। देखने के बाद जो जमीन उपयुक्त पाई जाएगी वहां डिजाइन किया जाएगा, डीपीआर बनाई जाएगी। पैसे हमारे पास लगभग 39 करोड़ का प्रावधान है, उसके माध्यम से हम बनाएंगे। उधर मंगलौर में हाईवे पर लगातार लगने वाले जाम को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने नेशनल हाईवे के अधिकारी और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ हाईवे के किनारे किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के द्वारा हटवाया गया और आगे से दोबारा हाईवे पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंगलौर में लगातार चलते जाम को लेकर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना आपस में यह है कि हाईवे पर यू टर्न को लेकर चर्चा की जा रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों को भी परेशानी न हो। जल्द ही अभी व्यवस्थाओं को जांच परख कर हाईवे से जाम का प्रेशर भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उधर नैनीताल जिले में बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है और इस दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि ठंड के कारण आमजन को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि बच्चे, बुजुर्गों और असहाय और खुले में रहने वाले लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके तहत रैन बसेरों की व्यवस्था, अलाव जलाने और जरूरतमंदों के कंबल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त को, एडमिन के जितने सक्षम अधिकारी हैं उनको
एरिया में गश्त लगाने के लिए कोहरे और शीतलहरी के दृष्टिगत जो वीकर सेक्शन है, निराश्रित और बेसहारा लोग हैं, उनकी देखभाल के लिए, अलाव जलाने के लिए, कंबल बांटने के लिए और जितने भी उपाय हो सकते हैं, और रैन बसेरों को चाक चौबंद करने के लिए कहा गया है। और जो इवनिंग आवर्स होते हैं उसमें इन लोगों को सरप्राइज विजिट करने के लिए भी कहा गया है। उधर पंतनगर कोतवाली क्षेत्र में दो बाइक के आमने सामने की भीषण टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जिला अस्पताल पहुंचे। वहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। दो मोटरसाइकिल आपस में टकराई हैं लगभग 8:30 बजे के आसपास की बात है, जिसमें एक इरफान नाम का एक लड़का जो हमारे निसार भाई का पुत्र है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लड़के घायल हुए हैं, जिसमें से एक को अभी हम लोग ले जा रहे हैं यहाँ हल्द्वानी रेफर किया गया है, 2 का इलाज यहाँ चल रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और चूंकि शीत लहर है, ऐसे में वैसे भी आप समझ सकते हैं कोई चोट कितनी गंभीर होती है और क्या लापरवाही है वो तो मौके पे ही कोई देख के बता पाएगा। लेकिन हम लोग जैसे ही सुना हम लोग भाग के अस्पताल पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते एक लड़के की मौत हो गई है, बहुत दुखद हुआ। और जो लोग घायल हैं उनके उपचार कराया जा रहा है और जो लड़का सीरियस है उसको हल्द्वानी लेके जा रहे हैं। वहाँ भी डॉक्टर से बात हुई है और यहाँ भी मैं स्वयं देख कर आया हूँ। बहुत तत्परता से चिकित्सक उनके इलाज में जुटे हुए हैं।